गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर और आपकी चिंता होगी दूर जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पुनः एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अभी हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है और थर्ड टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग की पहली थ्योरी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज बारी रहेगी सेकंड थ्योरी को समझने की, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से पहचाना जाता है या इसको सीएफटी के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइए पहले डी सबशेल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जो डी सबशेल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन्हें हम सिंपली आपको इस प्रकार दिखाते हैं। ये डी सबशेल है और डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इन ऑर्बिटल्स की पिक्चर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार होती है। पहला ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा डी जेड स्क्वायर और बाकी 3 होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अब इन पांचों ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है इन पांचों ऑर्बिटल में कि 2 ऑर्बिटल हमारे ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं। पहला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो लोब्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वो एक्सिस पर लाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों लोब एक्सिस पर लाई करते हैं। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर का भी जो लोब होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोब होता है, वो टोटल जेड एक्सिस पर लाई करता है। और बाकी के 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनके लोब्स एक्सिस पर लाई ना करके एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, मिडवे द एक्सिस लाई करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस और इन तीनों में दोनों एक्सिस के बीच में, यहां पर एक्सिस में। ऑलराइट, तो पहले जानिए कौन से 2 लोब ऐसे हैं, कौन से 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब्स एक्सिस पर लाई करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और 3 ऑर्बिटल्स हमारे डी के ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लोब दोनों एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। चलिए इसी रिवीजन के साथ अब हम शुरू करेंगे, हम और आप मिलकर शुरू करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स का एग्जांपल लेता हूं, राइट, जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 2 तरह के बड़े स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लेते हैं एक एग्जाम्पल और करते हैं शुरू। एग्जाम्पल लिया हमने K4FeCN6। अब आप देखेंगे यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 का मतलब आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के जा चुके हैं, तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं कुछ इस प्रकार। आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके डी सबशेल के ऑर्बिटल्स में। अब थियरी क्या कहती है? थियरी ये कहती है मेटल के जो ये 5 डी सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, जब तक कोई लाइगेंड इनके नजदीक नहीं आता है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होती है, आयरन अलग और 6 साइनाइडो अलग, साइनाइडो अलग, आयरन अलग, उस वक्त मेटल के डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की कुछ स्थिति ऐसी होती है। सारे के सारे ऐसे पड़े हुए होते हैं, सारे एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, और लगे हुए क्यों होते हैं? उस वक्त
इन सब की एनर्जी सेम होती है, एक समान होती है। दे आर एनर्जेटिकली अलाइक। और ग्रीक वर्ड इसके लिए या साइंटिफिक वर्ड एनर्जेटिकली अलाइक के लिए होता है, दैट इज डीजेनरेट। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं जब आयरन आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं सारे एक समान होते हैं एनर्जी में, सबकी एनर्जी बराबर होती है और सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। दे आर एनर्जेटिकली अलाइक। अब जैसे जैसे मेटल की तरफ, आयरन की तरफ 6 साइनाइडो बढ़ते हैं, अब ये साइनाइडो जैसे ही इसकी रेंज में आना शुरू होते हैं, ये आयरन, ये साइनो या साइनाइडो जैसे ही मेटल की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज, लाइगेंड पे नेगेटिव चार्ज और मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, तो इनमें और इसमें रिपल्शन होता है। अब मेटल की तरफ बढ़े लाइगेंड्स, तो ये हल्का सा डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या सिंपली डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको रिपेल करते हैं। रिपल्शन से हल्की सी पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे रिपल्शन होता है हल्की सी एनर्जी बढ़ जाती है। आपको केमिस्ट्री में पता है जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, वहां एनर्जी कम होती है, और जहां पर रिपल्शन होता है वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो ये मेटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी हल्की सी एनर्जी बढ़ जाती है और ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस एक्साइटेड स्टेट को बेरी स्टेट के नाम से भी पहचाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेरी स्टेट, या इसको हम बेरी सेंटर स्टेट भी कहते हैं। तो पांचों की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन। लेकिन जैसे ही ये लाइगेंड और नजदीक मेटल के लगता है, और नजदीक मेटल के लगता है, और नजदीक आता है, और नजदीक आता है, वैसे ही इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। दे गेट ब्रेकअप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाते हैं। डी सबशेल के ऑर्बिटल्स का पहले एक ही सेट था, फिर ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। इस टूट जाने को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन जानिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। भाई डी सबशेल के ऑर्बिटल्स का दो एनर्जी लेवल्स में टूट जाना, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाना, इस फिनोमिनन को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, जब मेटल के नज़दीक लाइगेंड्स लगते हैं, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। इस फिनोमिनन को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से पहचाना जाता है। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहती है, क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहती है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस अगर हम लेते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि जो लाइगेंड्स आते हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं। लाइगेंड्स जो आते हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, ऐसे आते हैं अलोंग द एक्सिस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर लाइगेंड्स, गौर से सुनिएगा, यही सारा सारांश छिपा हुआ है, अगर लाइगेंड्स अलोंग द एक्सिस आएंगे तो मेटल के दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, मेटल के दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जहां पर उनके लोब्स या उनके इलेक्ट्रॉन्स लाइगेंड के बिल्कुल सामने होंगे। इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड आमने सामने होंगे दो ऑर्बिटल्स के, एक ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक ऑर्बिटल dz स्क्वायर। अब भाई जिनके लोब्स सामने पड़ेंगे, जिन ऑर्बिटल्स के लोब्स सामने पड़ेंगे, उनमें लाइगेंड ज़्यादा रिपेल करेगा, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए ये रहे मेटल के डी ऑर्बिटल्स, लाइगेंड आए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, लाइगेंड आता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आता है, एक्सिस के अलोंग आता है। तो लाइगेंड दो ऑर्बिटल्स में ज्यादा रिपल्शन देता है, जिनके लोब्स उसके बिल्कुल एक्सिस पे पड़ते हैं, सामने पड़ते हैं, और वो दो ऑर्बिटल कौन से हैं? डी एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर। इसीलिए दो में ज्यादा रिपल्शन की वजह से, क्योंकि उनके लोब्स बिल्कुल सामने आए, ज्यादा रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। ये थे डी ऑर्बिटल्स, ये रहे वो दो ऑर्बिटल। अब इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और बाकी तीन ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। अब ये तीन ऑर्बिटल नीचे क्यों रह जाते हैं? इनकी एनर्जी कम क्यों रह जाती है? क्योंकि लाइगेंड आता है एक्सिस के अलोंग, ऐसे आता है। अब जब लाइगेंड ऐसे आएगा, जब लाइगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनके लोब सामने नहीं पड़ते, सामने नहीं पड़ते। क्लियर है? तो इनमें रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से तीन की एनर्जी कम रह जाती है और दो की एनर्जी ज्यादा रिपल्शन की वजह से बढ़ जाती है। अब ये जो सेट होता है ऑर्बिटल्स का, इसको T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और ये जो ऊपर वाला सेट होता है इसको EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा जाता है। आपके लिए T2G सेट कौन सा है? DXY, DYZ एंड DXZ, अ सेट ऑफ दीज थ्री ऑर्बिटल्स। आपके लिए EG सेट कौन सा है? आपके लिए EG सेट है अ सेट ऑफ टू ऑर्बिटल्स DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। राइट? इस पूरे फिनोमिनन को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के दौरान ये जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, डी सबशेल दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गया। अब इनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आ गया। इस एनर्जी डिफरेंस को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दो के बीच में आ गया एक एनर्जी गैप, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं CFSC, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो गौर फरमाइए, मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, जब तक लाइगेंड उसके पास नहीं आया सारे डीजेनरेट हैं। लाइगेंड हल्का सा मेटल की रेंज में आए, लाइगेंड मेटल की रेंज में आए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान हल्का सा रिपल्शन हुआ, उन सब की एनर्जी बढ़ गई, बेरिस्टेट इसको बोला गया। लाइगेंड और नजदीक आए मेटल के, अलोंग द एक्सिस आ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो दो ऑर्बिटल्स में ज्यादा रिपल्शन होगा। इन पांचों ऑर्बिटल में से दो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस पड़ेंगे, उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये ऊपर चले जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्शन कम होने की वजह से उनकी एनर्जी कम रह जाएगी और वो नीचे रह जाएंगे। मेटल के डी सबशेल का इन दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाना, कौन कौन से सेट में टूट जाना? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इस फिनोमिनन को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से पहचाना जाता है। अब इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप रह जाता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। द एनर्जी गैप इन बिटवीन टू स्प्लिटेड सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, या एनर्जी गैप बिटवीन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी तक यहां पर तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन साथ के साथ नोट करो। पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बड़ा सिंपल सा आंसर आप जान गए हैं। डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या हम कह सकते हैं डिफाइन डेल्टा।
डेल्टा क्या है? एनर्जी गैप इन बिटवीन टू स्प्लिटेड सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप अपने दिमाग में अपने समझने के लिए डाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, दो ही ऑर्बिटल ऊपर क्यों जाते हैं? तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या है? सीधा सीधा आंसर ये है क्योंकि लाइगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो आता है वो एक्सिस के अलोंग आता है। तो मेटल सबशेल के दो डी ऑर्बिटल्स ऐसे पड़ते हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस पड़ते हैं, उनको रिपल्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चंस अभी तक आपके क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उनके आंसर जो अभी हमने आपको डिक्टेट किए वो भी आपको रिकॉर्ड करने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये जो डेल्टा होता है इसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेल्टा O का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये बात कही क्रिस्टल फील्ड थियरी ने। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस में थोड़ा सा कुछ अलग कहती है। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के विषय में थियरी कुछ अलग प्रॉपर्टीज बताती है। थियरी की थोड़ी सी अप्रोच अलग है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि निकिल टेट्राकार्बोनिल निकिल, टेट्राकार्बोनिल निकिल। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए थियरी क्या कहती है? थियरी ये कहती है ये मेटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी एक जैसी है, इन सबकी एनर्जी एक जैसी है। गौर से सुनते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? ये है मेटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब जैसे ही लाइगेंड अप्रोच करते हैं इन सबकी एनर्जी हल्का हल्का सा बढ़ जाती है, सबकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये बेरी स्टेट में चले जाते हैं, बेरी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अब लाइगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में गौर फरमाइए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक्सिस के अलोंग आता है, जबकि गौर से सुनिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहती है कि वो एक्सिस के अलोंग ना आके मिडवे द एक्सिस आता है, एक्सिस के बीच में से आता है। ये एक्सिस हैं, यहां से ना के उनके बीच से आता है। लाइगेंड ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो तीन ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनके लोब्स लाइगेंड के बिल्कुल सामने पड़ेंगे, जिनको रिपल्शन ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होने की वजह से ऊपर यहां इनकी एनर्जी ये है, तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, तीन ऑर्बिटल्स तो ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, और दो ऑर्बिटल्स नीचे रह जाएंगे। क्लियर है? जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस बार ऑपोजिट होगा, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स तो ऊपर चले जाएंगे और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नीचे रह जाएंगे। इस फिनोमिनन को CFS कहा जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाएगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में अब दो स्प्लिटेड सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी गैप रह जाता है या बन जाता है, इसको कहा जाता है दैट इज डेल्टा। इसको कहेंगे डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी। तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या रिकॉर्ड करना है? दो बातें दोनों केस में अलग अलग हैं। पहली बात क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो ऊपर चले जाते हैं, तीन नीचे रह जाते हैं। ऊपर जाने वाले वो होते हैं जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, राइट। नीचे वो रह जाते हैं जिनके लोब्स मिडवे द एक्सिस लाई करते हैं।
टेट्राहेड्रल के केस में ऑपोजिट होता है, लाइगेंड की अप्रोच अलग होती है, एक्सिस से ना आके मिडवे द एक्सिस आता है, तो 3 की एनर्जी बढ़ जाती है, 3 ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे रह जाते हैं। लर्न करना है। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन 2 स्प्लिटेड सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो तो CFSC को डेल्टा O से रिप्रेजेंट करोगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। तो अब आपसे एक टर्म एक क्वेश्चन साथ के साथ लिखो, व्हाट इज डेल्टा O एंड व्हाट इज डेल्टा टी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उसे डेल्टा O से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा टी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आशा करता हूं एक एक बारीक पॉइंट दोनों थियरीज में आपके समझ में आ गया होगा। चलो तो लो स्क्रीनशॉट, बढ़ाते हैं इस थियरी को आगे। अब जानने की कोशिश करते हैं ये जो डेल्टा होता है, CFSC होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा CFSC को। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बेसिकली 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है जिस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है, द फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। प्रैक्टिकली ये पाया गया है जहां रिपल्शन ज्यादा वहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। भाई जितना ज्यादा रिपल्शन होगा एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। रिपल्शन ज्यादा, ऊपर वाला सेट इतने ही ऊपर जाएगा ऑर्बिटल्स का। सो मोर इज द रिपल्शन, मोर विल बी द एनर्जी डिफरेंस, मोर विल बी द डेल्टा। तो पहला नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक जिसमें 4 लाइगेंड्स होते हैं, एक जिसमें 6 लाइगेंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लाइगेंड्स आके रिपेल करते हैं, रिपल्शन लाइगेंड करता है, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम लाइगेंड्स होते हैं, 4 लाइगेंड्स होते हैं, तो 4 का रिपल्शन कम होता है। क्लियर है? तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ लाइगेंड्स, मोर विल बी द रिपल्शन एंड हेंस मोर विल बी द डेल्टा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसा पाया गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, डेल्टा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो डेल्टा in case of octahedral complexes is far greater than delta in case of tetrahedral complexes। और कारण क्या है? कारण सीधा सीधा सा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा लाइगेंड्स होते हैं। अब प्रैक्टिकली क्रिस्टल फील्ड थियरी ये कहती है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है ये लगभग कम होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। और कितना कम होती है? लगभग 50% होती है, नियरली 50% ऑफ डेल्टा नॉट। भाई 50% के आसपास ही होती है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 2 स्प्लिटेड सेट में इतना एनर्जी डिफरेंस होता है तो टेट्राहेड्रल में लगभग उसका आधा ही होता है, क्योंकि लगभग आधे से ही वहां पर लाइगेंड होते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू 50% ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू 4/9 टाइम्स दैट इज डेल्टा ओ। बात एक ही है। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, बताओ भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके केस में ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? तो सीधा सीधा सा आपका आंसर बनेगा दैट इज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और लगभग 50%
ज्यादा स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब फिर हम आपको एक क्वेश्चन रिकॉर्ड कराते हैं। क्वेश्चन है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, द क्वेश्चन इज which will possess more डेल्टा। आपको बताना है CFSC ज्यादा किस में होगी। नंबर 1, गौर से पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है निकिल का, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और एक बार है दैट इज हेक्सा कार्बोनिल निकिल। बताइए भाई डेल्टा का अमाउंट ज्यादा किस में होगा। सीधा सीधा सा आंसर है नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आप सबसे पहले जो देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स का नेचर देखने वाले हैं। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड ज़्यादा होते हैं, रिपल्शन ज़्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा हेक्सा कार्बोनिल निकेल। सबसे पहला फैक्टर है जिस पे डेल्टा डिपेंड करता है। चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ जिस पे डेल्टा डिपेंड करता है। अब दूसरा फैक्टर होता है, सेकेंड फैक्टर होता है दैट इज चार्ज ऑन मेटल आयन। सेकेंड फैक्टर इज चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल पे चार्ज कह लो या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज होता है, ये मेटल है, ये लाइगेंड है, दिस इज द मेटल, दिस इज द लाइगेंड। अब अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो लाइगेंड को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। लाइगेंड जितना नजदीक आएगा रिपल्शन उतना ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा। तो हम कह सकते हैं मोर इज द चार्ज ऑन मेटल आयन, मोर विल बी डेल्टा, मोर विल बी डेल्टा। तो क्या रिलेशनशिप हो गया, मेटल आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। क्वेश्चन बनता है इस पे, आपसे पूछा जाए बताओ भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसके केस में है, ज्यादा किसके केस में है। एक कॉम्प्लेक्स ये है हमारे पास और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है हमारे पास, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है हमारे पास। सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन आए विच विल पोजेस मोर डेल्टा, ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके केस में होगी, तो आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स से आंसर नहीं आएगा। चलो फिर दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन मेटल आयन। और आप यहां पर देखेंगे मेटल आयन पे यहां पर चार्ज होगा 0। जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x + 6 × 0 = 0, यानी कि x = 0। यहां पर मेटल आयन पे चार्ज 0 है, और जब यहां पर निकिल पे आप चार्ज निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो यहां पर इस पे चार्ज आएगा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। अब मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर विल बी द डेल्टा। मोर इज द चार्ज ऑन मेटल आयन, मोर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे सेकंड वाले केस में, अगर हम सेकंड वाले केस की बात करते हैं तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ऑलराइट, लेकिन चलेंगे सीक्वेंस में ही। किस सीक्वेंस से, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दोनों में देखा ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, नहीं आया आंसर। उसके बाद आपने चार्ज ऑन मेटल आयन देखा। अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अर्थात डेल्टा को अफेक्ट करता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड। जितना लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी रिपल्शन पावर उतनी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा रिपल्शन पावर होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, डेल्टा एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, मोर विल बी द डेल्टा, मोर विल बी द डेल्टा। अब बताओ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन कौन से होते हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं जैसे कि कार्बोनिल,
जैसे कि साइनाइडो, जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन या NO2, इथाइलिन डाइअमाइन और अमाइन। ये पांचों के पांचों स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं। इनकी रिपल्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। जितना ज़्यादा रिपल्शन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा, डेल्टा उतना ज़्यादा। जबकि वीक लाइगेंड्स में हमारे आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वाटर हो गया, एक्वा हो गया, हेलाइड आयंस, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ये सारे के सारे वीक लाइगेंड्स होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आया भाई बताओ, आपसे क्वेश्चन आता है बताइएगा किसके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार, NiCO6 2 पॉजिटिव, और दूसरा आता है NiH2O6 एंड दिस इज 2 पॉजिटिव। बताओ भाई डेल्टा का अमाउंट किसके केस में ज्यादा होगा और क्यों। सीधा सा उसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले फैक्टर से बात नहीं बनी। इसके बाद चार्ज ऑन मेटल आयन देखेंगे, निकिल पे यहां भी +2 चार्ज आएगा, निकिल पे यहां भी +2 चार्ज आएगा, सेकेंड फैक्टर से भी बात नहीं बनी। चलेंगे थर्ड फैक्टर की तरफ, और थर्ड फैक्टर आपका क्या है, थर्ड फैक्टर है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, मोर विल बी द डेल्टा। आप जानते हैं कार्बोनिल, CO कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, इसकी रिपल्शन पावर ज्यादा होती है। वाटर एक वीक लाइगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होने की वजह से यहां रिपल्शन ज्यादा होता है, यहां रिपल्शन कम होता है, यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, यहां पर स्प्लिटिंग कम होती है, यहां पर डेल्टा ज्यादा होता है, और इस वाले केस में डेल्टा कम होता है। आशा करते हैं पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से दिमाग पे, दिल पे आपके उतर गया होगा। चलो तो बच्चों रिकैप करें और बढ़ते हैं आगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, डेल्टा क्या होता है, क्लियर है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स का दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाना, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अब दो स्प्लिटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा O और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा T। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डेल्टा डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लगभग डबल या टेट्राहेड्रल में लगभग 50% ही स्प्लिटिंग हो पाती है एज कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा फैक्टर, मेटल आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लाइगेंड उतना नजदीक लगेगा, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतनी ज्यादा डेल्टा। और तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, तीसरा फैक्टर है स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड मोर विल बी द स्प्लिटिंग, यानी कि मोर विल बी द डेल्टा। आशा करते हैं पूरा लेक्चर बहुत बिंदास तरीके से आपके दिमाग पे बैठ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, और अब बारी है एक्सरसाइज पार्ट की। और एक्सरसाइज पार्ट क्या है, एक्सरसाइज पार्ट है सबसे पहले आपको होमवर्क में दिया जाता है डिफाइन CFS, उसके बाद आपको दिया जाता है व्हाट इज डेल्टा O, डेल्टा O क्या है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है विच विल पोजेस मोर अमाउंट ऑफ डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा किसके केस में होगी। यहाँ पर आपको 3 पार्ट हमने दिए हुए हैं। पहला पार्ट K2HgI4 एंड K4FeCN6, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है K4FeCN6 एंड रिमेंबर K3FeCN6। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है अपने प्यारे बच्चों से K4FeCN6 एंड K4FeF6। आज का लेक्चर इन्हीं बातों के साथ हम कंक्लूड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर बच्चे अक्सर ये कहा करते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सपीरियंस कहते हैं कि बच्चे बिना मतलब इस टॉपिक का खौफ बना लेते हैं। ये टॉपिक खौफ बनाने लायक नहीं है, आसान है, एन्जॉय आपने किया होगा,
बस इसके फेयर नोट्स अभी के अभी साथ के साथ बना लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।